हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूरी इकोनॉमी ही डिमांड और सप्लाई के इर्द गिर्द घूमती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है तो इस खबर पर नजर डालिए। हाल ही में शीर्ष तेल निर्यातक देश सऊदी अरब और रूस ने बताया है कि वे इस साल के अंत तक अपने अतिरिक्त स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। दोनों देशों ने कहा है कि इस कटौती की समीक्षा अगले महीने की जाएगी ताकि इसे बढ़ाने या घटाने पर विचार किया जा सके। सऊदी अरब ने डिसाइड किया है कि वह प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल की अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती जारी रखेगा। वहीं रूस ने भी घोषणा की कि वह दिसंबर के अंत तक अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात से 3 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त स्वैच्छिक आपूर्ति कटौती जारी रखेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तेल उत्पादन में यह कटौती क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि ऐसी कटौती तेल बाजारों को स्थिर और संतुलित रखने के मकसद से की जाती है। तेल बाजारों के स्थिर और संतुलित होने से मतलब है कि किसी भी बाहरी प्रभाव से तेल की कीमतें प्रभावित न हों, तेल उत्पादन की प्रोसेस में घाटा ना हो। अगर दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ती जाएगी तो तेल की कीमतें गिर जाएंगी। इस विषय में और जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो हमले के बाद तेल की वैश्विक कीमतें आसमान छू गई थीं। रूस चूंकि एक बड़ा तेल उत्पादक देश है तो यह आशंका थी कि युद्ध के कारण तेल उत्पादन प्रभावित होगा और सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे कीमतें बढ़ा दी गई थी। इस घटना के कुछ महीनों बाद कीमतें घटनी शुरू हो गई। यूरोप में मंदी की आशंका के कारण पिछले सितंबर में तेल की कीमत गिरकर $90 से नीचे आ गई। ओपेक प्लस संगठन के सदस्य चिंतित हो उठे कि कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल की मांग को कम कर देगी। इसलिए तेल उत्पादन में कटौती की जाने लगी ताकि तेल उत्पादक देशों के मुनाफे में कमी न आने पाए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में तेल बाजारों को स्थिर और संतुलित रखने के लिए जिम्मेदार ओपेक प्लस देश होते हैं। चलिए यहाँ ये भी समझते हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस क्या है और इनमें क्या अंतर है। ओपेक का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने बगदाद सम्मेलन में इस संगठन को स्थापित किया। फिलहाल इसमें कुल मिलाकर 13 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक विश्व बाजार में तेल की कीमतें निर्धारित करने के लिए तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करता है ताकि किसी भी प्रकार के कीमतों में उतार चढ़ाव से बचा जा सके। वहीं ओपेक देशों के अलावा कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देशों को ओपेक प्लस कहते हैं। ओपेक प्लस में शामिल मुख्य देश हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, रूस, दक्षिण सूडान, कजाकिस्तान इत्यादि। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के चरण 4 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। GRAP के चरण 4 को तब लागू किया जाता है जब AQI 450 से ज्यादा पहुंच जाए। आपको बता दें कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक आपातकालीन उपायों का समूह है जो दिल्ली NCR क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है। इसके तहत हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को विस्तार में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि AQI क्या है। हमारे देश में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बनाया गया था। इसे 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों पर नजर रखी जाती है। ये प्रदूषक हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB यानी लेड। इन्हीं 8 प्रदूषकों की मात्रा में उतार चढ़ाव से AQI स्कोर कम या फिर ज्यादा होता है। अब आप ये सोचिए कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करे। सरकार ऐसे क्या काम करे कि प्रदूषण की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। सरकार के प्रदूषण को कम करने से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप कहलाते हैं। ग्रैप के 4 स्टेज होते हैं, यानी प्रदूषण की मात्रा के आधार पर सरकार अलग अलग एक्शन लेती है। जैसे अगर AQI 201 से लेकर 300 के बीच है तो ग्रैप की स्टेज 1 के तहत सरकार कुछ चीज़ों में प्रतिबंध लगा देगी, जैसे इमरजेंसी के लिए ही डीजल जनरेटर का उपयोग, निर्माण साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाए जाए, पटाखों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी इत्यादि।
एयर क्वालिटी अगर 301 से 400 के बीच हो गई तो इस स्थिति में ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें डीजल जनरेटर का यूज पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी। सीएनजी इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो सर्विस में इजाफा होगा। सांस और दिल की बीमारी वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाएगी इत्यादि। ग्रैप का स्टेज 3 AQI 401 से 450 के बीच हो जाए तब इसे लागू किया जाता है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ाने के लिए और जरूरी काम किए जाएंगे। जरूरी प्रोजेक्ट को छोड़ के अन्य सभी निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर रोक हो सकती है। सबसे कड़े प्रतिबंध ग्रैप स्टेज 4 में लगाए जाते हैं। इसमें दिल्ली में जरूरी सामानों के अलावा अन्य डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी जाती है। गाड़ियों को ऑड इवन पर चलाने का फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना का नाम बदलना आंध्र प्रदेश सरकार को महंगा साबित हो रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG का नाम बदलकर PMAYYSR कर दिया था और केंद्र सरकार के लोगों के साथ अपने खुद के लोगों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 4000 करोड़ रुपए की फंडिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है, जो आंध्र प्रदेश को पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत मिलना था। इसके साथ ही PMAYG योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का भुगतान भी लंबित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा योजना से YSR की ब्रांडिंग और लोगो हटाने की सहमति जता दी गई है, लेकिन बावजूद इसके धनराशि जारी नहीं की गई। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल में भी हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को बांग्ला आवास योजना के रूप में रीब्रांड किया, जिसके कारण 2022 से केंद्रीय धनराशि जारी नहीं की गई। इस वित्तीय वर्ष में भी संतोषजनक कार्य न करने के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी नहीं किया गया। चलिए समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। यह केंद्र सरकार की प्रमुख आवास योजना है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो मार्च 2022 के अंत तक सभी ऐसे ग्रामीण परिवार को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना इसका मकसद है, जो बेघर हैं या कच्चे या टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL में जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को घर के निर्माण और मौजूदा कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। घर की लागत मैदानी क्षेत्रों में 60-40 और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। घरों के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर SC/ST वर्ग, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। कई सालों के इंतजार के बाद भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से इनपुट कलेक्ट करना शुरू किया है। इस प्रोसेस के बाद इस पर अंतिम कैबिनेट मंजूरी मिलेगी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कब तैयार होगी, इसकी सटीक समय सीमा अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि कई मंत्रालय पहले ही ड्राफ्ट के विभिन्न पहलुओं पर NSCS को अपने इनपुट्स भेज चुके हैं। आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति आखिर क्या है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देश के सुरक्षा उद्देश्यों को डिफाइन करने वाला और इन्हें हासिल करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का एक फ्रेमवर्क है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत के सामने क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं। देखिए, भारत जैसे देश में सुरक्षा की कई पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां हैं। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी, पूर्व में चीन के साथ सीमा विवाद, नक्सलवाद के साथ साथ और भी कई ऐसे पारंपरिक सुरक्षा खतरे हैं जिन पर भारत को हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है। साथ ही भारत के सामने नई और आधुनिक गैर पारंपरिक चुनौतियां भी हैं, जैसे वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियां, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड मामले, अंतरिक्ष युद्ध, सूचना युद्ध, वित्तीय युद्ध इत्यादि। इसमें पर्यावरण से रिलेटेड मामले भी शामिल हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सभी पारंपरिक, गैर पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को परिभाषित करेगा
और ऐसे खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही भी तय करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अधिकांश विकसित देशों में एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति मौजूद है, जिसे समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। समय समय पर अमेरिका, ब्रिटेन और रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अपडेट करते रहते हैं। चीन के पास भी ऐसी रणनीति है जिसे व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। पाकिस्तान ने भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अंडरलाइन करते हुए एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 प्रकाशित की है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ओपेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। रूस ओपेक का एक संस्थापक सदस्य है। कजाकिस्तान ओपेक प्लस का सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर सभी? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को लॉन्च किया गया था 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, CTBT संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने CTBT को 1996 में अपनाया था। CTBT के तहत परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चीन, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। उपरोक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर सभी सही हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विभिन्न उद्योगों में सिनगैस के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले ईंधन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? CO, NH3, CH3 या फिर CH4? सही ऑप्शन है CO यानी ऑप्शन ए। भारत की पूरी संवैधानिक व्यवस्था में अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में या विवाद में रहने वाला पद है तो वो है राज्यपाल का पद। अक्सर हम और आप राज्यपाल से रिलेटेड कोई ना कोई विवाद सुनते रहते हैं। इस बार विवादों में है पंजाब के राज्यपाल। हाल ही में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कि राज्य सरकारों द्वारा सदन में पास किए गए बिलों को गवर्नर क्यों रोकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गवर्नर यह याद रखें और आत्मचिंतन करें कि गवर्नर जनता द्वारा चुने नहीं जाते और गवर्नर को कैबिनेट की सलाह पर ही काम करना चाहिए। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल पंजाब सरकार के 7 बिलों को राज्यपाल की ओर से मंजूरी देने में देरी हो रही थी, इसलिए सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सरकार के द्वारा याचिका दाखिल कर दी गई। याचिका पर सुनवाई CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच कर रही थी। CJI यानी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुनवाई में ये कहा कि यह देखने में आया है कि गवर्नर बिलों पर तभी कार्यवाही करते हैं जब राज्य सरकार कोर्ट का रुख करते हैं। CJI ने कहा कि यह ट्रेंड गलत है और खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल पूछा कि क्या गवर्नर राज्य विधानसभा के द्वारा पास किए गए बिल को रोक सकते हैं। दूसरा सवाल पूछा कि क्या विधानसभा द्वारा पास किए गए मनी बिल को भी राज्यपाल रोक कर रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन सवालों के जवाब अगली सुनवाई में पेश करने के लिए कहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा वाकया पहली बार हुआ है। तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना राज्य सरकारों ने भी गवर्नर के खिलाफ बिलों को रोकने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई है। चलिए देखते हैं कि संविधान में इस मसले पर क्या लिखा है। देखिए, आपको पता है कि बिल 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बिल और दूसरा मनी बिल। पहले बात करते हैं साधारण बिल की। एक साधारण बिल विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। ऐसा कोई भी बिल या तो मंत्री द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और पहले सदन से बिल पास होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचार करने के लिए और पास करने के लिए भेजा जाता है। जाहिर सी बात है कि यह कंडीशन तभी होगी जब उस राज्य में दूसरा सदन यानी विधान परिषद भी हो। अगर उस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधानमंडल उस बिल को सीधे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज देता है। अब जब बिल सदन के द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। पहला, वो बिल को मंजूरी दे दें। दूसरा, वो बिल को अपनी मंजूरी न दें। तीसरा, वो सदन के पास बिल को फिर से विचार करने के लिए भेज दें। और चौथा, राष्ट्रपति के विचार करने के लिए बिल को सुरक्षित रख लें। अगर राज्यपाल बिल को मंजूरी दे देते हैं तो बिल अधिनियम या फिर एक्ट बन जाता है। यदि राज्यपाल बिल को रोक लेते हैं तो बिल खत्म हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। यदि राज्यपाल बिल को पुनर्विचार करने के लिए भेज देते हैं और दोबारा विधानमंडल द्वारा इसे पास करके फिर से राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल को बिल को मंजूरी देना अनिवार्य है। अब बात करते हैं मनी बिल की। जब एक धन विधेयक या मनी बिल
राज्यपाल के पास पहुंचता है तो वह उसे अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसे रोक सकता है या फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि गवर्नरों को बिलों को रोकना चाहिए या फिर नहीं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इस पर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। अधीर रंजन ने आरोप लगाया है कि चयन के बारे में उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया और केंद्रीय सूचना आयुक्त के चयन के मामले में सभी लोकतांत्रिक रीति रिवाज और प्रक्रियाओं को ताक पर रख दिया गया है। चलिए समझते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर सरकार पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस मामले को समझने के लिए जरूरी है कि हम केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना को समझ लें। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना सूचना अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। ये ध्यान रखना है कि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस समिति के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरे सदस्य के रूप में लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और तीसरे सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए मंत्रिमंडल के एक मंत्री होते हैं। अब आप इस मामले को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इसी समिति का हिस्सा हैं और उन्होंने कहा है कि नियुक्ति के बारे में सरकार ने उन्हें न तो कुछ बताया, न ही उनसे कोई सलाह ली गई। अब सूचना आयुक्त के बारे में और भी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं और ये अपने पद पर फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना पद छोड़ सकते हैं। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्लाह। वहीं दीपक संधू भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त थी। आइए अब साइंस की खबर की तरफ चलें। आजकल आर्गन मेथड चर्चा में है। चलिए समझते हैं पूरी खबर को। कभी कभी अंतरिक्ष से बड़ी बड़ी चट्टानें, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है, हमारी पृथ्वी से टकराती हैं। इनमें से कुछ उल्कापिंड हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर हुए एक पुराने विस्फोट के हिस्से हैं। वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह के ये उल्कापिंड कितने पुराने हैं। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक विशेष रिसर्च बेस्ड परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया और इस पहेली को हल कर लिया। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वैज्ञानिकों ने यह कैसे पता लगाया कि ये उल्कापिंड मंगल ग्रह से ही आए हैं। इस पर वैज्ञानिकों ने बताया कि कुछ रासायनिक विशेषताओं की जांच से ये तो पक्का है कि ये उल्कापिंड निश्चित रूप से मंगल ग्रह से आए हैं। अब सवाल था कि उल्कापिंड का सही उम्र कैसे पता लगाया जाए। वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के उल्कापिंडों की सही उम्र का पता लगाने के लिए आर्गन नामक एक विशेष विधि का उपयोग किया। इस मेथड में उल्कापिंडों के अंदर पाई जाने वाली आर्गन नामक गैस की जांच की जाती है। आपको बता दें कि आर्गन एक निष्क्रिय गैस होती है। इसका मतलब है कि किसी भी तत्व से रिएक्शन नहीं करती। वैज्ञानिकों ने आर्गन के स्तर की जांच करने के लिए मंगल ग्रह के 7 उल्कापिंडों के छोटे टुकड़ों को परमाणु रिएक्टर में डाला। जब निष्कर्ष सामने आया तो वैज्ञानिक हैरान हो गए। वैज्ञानिकों को पता चला कि इनमें से अधिकांश उल्कापिंड बहुत पुराने नहीं हैं, मतलब केवल कुछ 100 मिलियन वर्ष पुराने हैं। अब सवाल उठ रहा था कि ये उल्कापिंड इतने नए कैसे हैं, जबकि मंगल ग्रह 3 से 4 अरब वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये चट्टानें मंगल ग्रह पर हुई ज्वालामुखी गतिविधि से पृथ्वी पर आई हैं। ज्वालामुखियों के कारण मंगल की सतह पर नई नई चट्टानें बनती रहती हैं। मंगल ग्रह अक्सर चट्टानों से टकराता रहता है और इससे मंगल की सतह पर भुरभुरी चट्टान की एक परत बन जाती है और यही नई भुरभुरी चट्टानें उल्कापिंड के रूप में पृथ्वी पर आई हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही है, जिसे ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। यह शोध हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास को और अच्छे से समझने में मदद करता है और परसेवरेंस रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर और एक्सोमार्स जैसे मंगल ग्रह के मिशनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
आपने स्क्रीन पर दिख रही फोटो को ध्यान से देखिए। इस पर आप एक कटा हुआ तरबूज देख रहे होंगे और इस पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ पैलेस्टीनियन फ्लैग। अक्सर सोशल मीडिया पर फिलिस्तीन के लिए समर्थन दिखाने के लिए और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में ऐसे ही कटे हुए तरबूज की फोटो का उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं इस दिलचस्प स्टोरी को कि आखिर क्यों कटे हुए तरबूज को फिलिस्तीनी संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। आपको पता ही है कि फिलिस्तीन और इजरायल की लड़ाई नई नहीं है। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच बहुत समय पहले से संघर्ष चलता आ रहा है। जनवरी 2023 में इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने पुलिस को सार्वजनिक रूप से फहराए गए किसी भी फिलिस्तीनी झंडे को फाड़ने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि इजरायल में फिलिस्तीनी झंडा फहराना कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन पुलिस अक्सर यह कहते हुए कार्रवाई करती है कि झंडा लॉ एंड ऑर्डर को बाधित कर सकता है। फिर जैसे जैसे फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां होती रहीं, जून में जाजिम नामक एक संगठन ने तेल अवीव में चलाने वाली टैक्सियों पर कटे हुए तरबूजों की तस्वीरें लगाना शुरू किया, जिसके साथ लिखा होता है दिस इज नॉट अ पैलेस्टीनियन फ्लैग, यानी यह फिलिस्तीनी फ्लैग, फिलिस्तीनी झंडा नहीं है। हालांकि इस कटे हुए तरबूज का विरोध प्रदर्शनों में सबसे पहले इस्तेमाल कब किया गया, इस बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कई पश्चिमी मीडिया संगठनों ने बताया है कि यह प्रथम इंतिफादा 1987 से 1993 के दौरान जो प्रतिरोध हुआ था उसका एक प्रमुख प्रतीक था। 1967 के अरब इजरायल युद्ध के बाद इजरायल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया और फिलिस्तीनी ध्वज के सार्वजनिक प्रदर्शन को अपराध घोषित कर दिया था। हालांकि 2021 की एक रिपोर्ट में एक न्यूज चैनल ने इस बात का खंडन किया और बताया कि पहले इंतिफादा के साहित्य में इस प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। ये कहानी एक समकालीन मिथक बन गई है जो हाल ही में सोशल मीडिया पर फैल रही है। कटे हुए तरबूज को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करने वाली और भी कई कहानियां हैं, जैसे 1980 में कलाकारों की एक प्रदर्शनी को इजरायली सेना ने बंद कर दिया था क्योंकि कलाकृतियों को राजनीतिक रूप से भड़काऊ माना गया था, क्योंकि उन पर फिलिस्तीनी ध्वज और उसके रंग थे। सेना का सामना करते हुए कलाकार ने पूछा कि क्या होगा यदि मैं सिर्फ एक तरबूज को रंगना चाहता हूं, जिस पर सेना ने उत्तर दिया कि इसे भी जब्त कर लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी तो पूरी सुन ली, लेकिन अभी तक कुछ समझ में आया नहीं। आखिर तरबूज को ही क्यों चुना गया विरोध के प्रतीक के रूप में? इसका जवाब बहुत आसान है। दरअसल तरबूज को काटने पर आपको हरा, लाल, सफेद और काले रंगों का कॉम्बिनेशन दिखता है, जो कि फिलिस्तीनी झंडे के जैसा ही दिखाई देता है। चूंकि फिलिस्तीनी झंडे को ले जाना और प्रदर्शित करना अक्सर इजरायली अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, इसलिए विरोध के प्रतीक के रूप में तरबूज का उपयोग किया जाता है। हालांकि तरबूज की खेती फिलिस्तीन में वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक व्यापक रूप से की जाती है और फिलिस्तीनी व्यंजनों में तरबूज को प्रमुखता से शामिल भी किया जाता है। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा टाइम आउट नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नियम क्रिकेट से संबंधित है। अभी तक इस नियम का प्रयोग नहीं किया गया है। यह पूरे मैच के लिए निर्धारित समय सीमा को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? सभी कथन, केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन, या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007, 2005, 2006 या फिर 2008? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, ओपेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। रूस ओपेक का एक संस्थापक सदस्य है। कजाकिस्तान ओपेक प्लस का सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर सभी? सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को लॉन्च किया गया था 2014, 2015, 2016 या फिर 2017 में? सही जवाब है ऑप्शन ए 2014 में। नाटो ने हाल ही में यह घोषणा की है कि शीत युद्ध के दौर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संधि को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। नाटो ने यह फैसला रूस के समझौते से हटने की प्रतिक्रिया में किया है। सुरक्षा संधि की शर्तों के अनुसार इसके हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों ने समझौते में अपनी भागीदारी रोक दी है। हालांकि महत्वपूर्ण सुरक्षा संधि के निलंबन के बाद भी नाटो ने इस बात पर जोर दिया कि उसके सदस्य अभी भी गलत धारणाओं और संघर्षों को रोकने और सैन्य जोखिम को कम करने के लिए समर्पित हैं। आइए समझते हैं कि यह संधि कौन सी है और आखिर रूस इस संधि से क्यों हट गया है। देखिए, इस संधि का नाम है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि या फिर कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप, CFE।
इस संधि को शीत युद्ध के दौर में लाया गया था। बर्लिन की दीवार गिरने के ठीक एक साल बाद 1990 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। CFE ने पारंपरिक हथियारों और उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इसका मकसद शीत युद्ध के दौर में विरोधी देशों को ऐसी सेना बनाने से रोकना था जिनका इस्तेमाल तेजी से हमले में किया जा सके। यह संधि सेना से संबंधित थी। इसके तहत शीत युद्ध के दौर में विरोधी देशों को आपसी सीमाओं पर या सीमाओं के पास सेना की नियुक्ति करने से रोक दिया गया था। मतलब किसी भी विरोधी देश की सीमा पर सेना की उपस्थिति नहीं रहेगी। सेना की सीमाओं पर मौजूदगी देशों के बीच तनाव पैदा कर सकती थी और कोई भी छोटी सी घटना वापस दुनिया को युद्ध की तरफ धकेल सकती थी। इसलिए ऐसी सुरक्षा संधि लाई गई थी। यह समझौता उस समय मॉस्को में बड़ा अलोकप्रिय हुआ। इस संधि को नाटो के 31 भागीदार देशों के द्वारा बहुमत से अप्रूव किया गया था। इस संधि पर नवंबर 1990 में हस्ताक्षर करने के 2 साल बाद यह लागू हुआ। चलिए अब समझते हैं कि रूस ने किस कारण से अपने आप को इस संधि से अलग किया। रूस ने इस सुरक्षा समझौते से आधिकारिक तौर पर खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया है कि नाटो के विस्तार ने इस तरह के सहयोग को असंभव बना दिया है। हालांकि रूस ने इस साल की शुरुआत में ही यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर निकलने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। रूस ने इस संधि को इतिहास बताया, साथ ही कहा कि यह संधि रूस के हितों को पूरा नहीं कर रही है। रूस ने यह भी कहा कि नाटो ने अपने विस्तार के साथ लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT से भी अपना अनुसमर्थन वापस ले लिया था। CTBT सभी प्रकार के परमाणु हथियार परीक्षणों को गैर कानूनी घोषित करता है और इसके कुछ दिन बाद ही रूस ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया था। एक अन्य तथ्य को भी अगर आप इस खबर से जोड़ दें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। द टेलीग्राफ की एक समाचार रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2024 के चुनावों में एक बार फिर राष्ट्रपति पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया है और अगर पुतिन जीतते हैं तो ये 2030 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो रूस धीरे धीरे वो सारे समझौते तोड़ रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी देशों के साथ हुए थे। क्या इन सब की जिम्मेदारी अमेरिका की विदेश नीति पर है? क्या दुनिया वापस शीत युद्ध के दौर में जा सकती है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब ये वक्त ही बताएगा कि ऐसे घटनाक्रम दुनिया को किस दिशा में ले जाएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको रूस का यह कदम कैसा लगा। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने हाल ही में अपनी विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में भारत को अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय अपवाद कहा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में इमारतों में ऊर्जा दक्षता सबसे अलग है और वाणिज्यिक भवनों के लिए भारत का ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC 2017 इसे अन्य विकासशील देशों से और अर्थव्यवस्थाओं से अलग करता है। आइए समझते हैं कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC क्या है। ECBC को पहली बार 2007 में विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE द्वारा जारी किया गया था। एक दशक बाद इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया। यह कोड करता क्या है, इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, AC खरीदते हैं तो आप उसमें स्टार रेटिंग लिखा हुआ देखेंगे। 5 स्टार रेटिंग का मतलब है कि वह मशीन बहुत बिजली नहीं खाती और बहुत एनर्जी एफिशिएंट है। वहीं 3 स्टार रेटिंग वाली मशीन बहुत एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। बस इसी कॉन्सेप्ट से आप ECBC कोड को रिलेट कर सकते हैं। ECBC वाणिज्यिक भवनों के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक निर्धारित करता है। मकसद है वाणिज्यिक भवनों में 25 से 50% के बीच ऊर्जा बचत संभव हो। आसान भाषा में कहें तो यह कोड वाणिज्यिक भवनों की ऐसी डिजाइन को प्रेरित करता है जिससे भवन ऊर्जा दक्ष बने और ऊर्जा की बचत करें। जैसे वाणिज्यिक भवन में ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां हों ताकि सूर्य की रोशनी आ सके और दिन के समय लाइट न जलाना पड़े, या ऐसा क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम हो ताकि गर्मियों में AC की जरूरत कम पड़े। यह कोड अस्पतालों, होटल्स, स्कूलों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स जैसी व्यावसायिक इमारतों पर लागू होता है जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक है। ECBC नई इमारतों और मौजूदा इमारतों की रेट्रोफिटिंग दोनों के लिए है। मतलब पुरानी इमारतों को भी ऊर्जा दक्ष बनाने के लिए जरूरी बदलाव को प्रेरित करता है। कोड का पालन वाली इमारतों को ECBC, ECBC प्लस और सुपर ECBC का टैग दिया जाता है। सवाल है कि किन किन राज्यों में इस कोड का पालन किया जाता है।
28 में से 23 राज्यों ने ईसीबीसी कोड को अधिसूचित किया है यानी नोटिफाई किया है, लेकिन केवल 15 राज्यों ने अपडेटेड ईसीबीसी 2017 के आधार पर नियमों को नोटिफाई किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्य हैं। 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मणिपुर ने अभी तक ईसीबीसी नियमों को नोटिफाई भी नहीं किया है। ईसीबीसी कोड के पालन में देरी से ये राज्य वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुनिश्चित करने के लाभों से वंचित हो रहे हैं। उदाहरण के लिए गुजरात अगर ईसीबीसी कोड को फॉलो करेगा तो यह 2030 तक लगभग 83 टेरावाट घंटे ऊर्जा बचा पाएगा। आपको बता दें कि 2022 में गुजरात की कुल बिजली खपत 106 टेरावाट आवर्स थी। भारत जैसे देश में ईसीबीसी जैसे ऊर्जा दक्षता भवन कोड का एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में इमारतों की बिजली खपत कुल बिजली खपत का 30% है और गंभीर बात यह है कि यह आंकड़ा 2042 तक 50% तक पहुंचने की उम्मीद है। अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीईई ने 2022 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक प्रकाशित किया था, जिसमें ऊर्जा दक्षता के विभिन्न पैमानों पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया था। सूचकांक के अनुसार कर्नाटक शीर्ष पर था, इसके बाद तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य थे। बिहार को सबसे कम अंक मिले थे 0.5। बिहार के साथ ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड जैसे राज्य इमारतों में ऊर्जा दक्षता के मामलों में 5 सबसे खराब रेटिंग वाले राज्य थे। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। इन दिनों आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI चर्चा का विषय है। चैट GPT और बार्ड जैसे असाधारण स्मार्ट चैटबॉट्स के आने के बाद अब ये नहीं सोचा जा रहा है कि क्या AGI वास्तविकता बन सकता है, बल्कि अब ये सोचा जा रहा है कि इसका विकास कब तक हो सकता है। आइए समझते हैं कि AGI क्या है। देखिए, AGI की कोई तय परिभाषा नहीं है। यह मूल रूप से एक AI है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड AI होगा। यह किसी भी मानसिक कार्य को कर सकता है जो मनुष्य कर सकता है, या उस कार्य को करने में मनुष्य को भी शायद पीछे छोड़ सकता है। AGI योजना बनाना, नए कौशल सीखना, निर्णय लेना जैसे कठिन और जटिल काम कर सकता है। वहीं AI भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन AI में AGI जैसा परफेक्शन नहीं होता। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपकी आंखों में आंसू है। अब यह आंसू खुशी के आंसू हैं या दुख के, यह सामान्य AI तय नहीं कर पाएगा, लेकिन AGI ये निर्णय ले सकेगा कि आपके आंसुओं की वजह क्या है। संभव है कि AGI भावनात्मक निर्णय भी ले सके। संभव है कि AGI झूठ भी बोल सके। ऐसा एडवांस्ड AI वास्तव में कब आएगा, इस सवाल पर बड़ी तकनीकी कंपनियों के CEO के पास बहुत सारे विचार हैं। जैसे एलन मस्क, जिन्होंने हाल ही में XAI स्टार्टअप के जरिए अपना पहला AI मॉडल ग्रोक लॉन्च किया। यह सवालों के जवाब देने और हास्य की भावना रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एलन मस्क का मानना है कि AGI बहुत ही जल्द आ सकता है। मस्क ने एक टाइम पीरियड भी तय किया है। इन्हें लगता है कि प्रयोग करने योग्य AGI 2029 के आसपास डेवलप हो जाएगा। हालांकि AI और AGI को लेकर दुनिया भर में चिंताएं भी बहुत हैं। इसका एग्जाम्पल आपने हाल में देखा होगा, जहां एक्ट्रेस रश्मिका का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। खुद एलन मस्क भी AI को भविष्य का खतरा मानते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जेफरी हिंटन। ये गूगल के पूर्व उपाध्यक्ष थे। ये AI से इतने चिंतित हो गए थे कि इन्होंने लोगों को AI के खतरों के प्रति आगाह करने के लिए इस साल मई में गूगल को छोड़ दिया। आपने पिछले कई दिनों से चुनावी बॉन्ड के विवाद के बारे में सुना होगा। इससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि चुनावी बॉन्ड योजना के शुरू होने से पहले राजनीतिक चंदे से रिलेटेड एक और योजना बनाई गई थी, जो कि आज भी एग्जिस्ट करती है। आइए समझते हैं कि यह कौन सी योजना है और यह चुनावी बॉन्ड योजना से कैसे अलग है। इस योजना का नाम है चुनावी ट्रस्ट योजना। इसे 2013 में यूपीए सरकार द्वारा पेश किया गया था। आइए इसकी तकनीकी विशेषता को समझ लेते हैं। इस योजना के तहत कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी चुनावी ट्रस्ट बना सकती है, और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 CA के तहत भारत का कोई भी नागरिक भारत में रजिस्टर्ड
कोई भी कंपनी या फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार या भारत में रहने वाले व्यक्तियों का संघ किसी भी चुनावी ट्रस्ट को दान दे सकता है। चुनावी ट्रस्ट को हर 3 फाइनेंशियल ईयर में रिन्यूअल के लिए आवेदन करना होता है। इन्हें एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त योगदान का 95% जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत रजिस्टर्ड राजनीतिक दलों को दान करना होता है। लेकिन यह दान गुमनाम नहीं होता। इसमें दानकर्ताओं का पैन या पासपोर्ट नंबर लिया जाता है। इस योजना के तहत रजिस्टर्ड ट्रस्टों की संख्या 2013 में 3 थी और ये 2021-22 में बढ़कर 17 हो गई है। लेकिन इनमें से केवल कुछ ही ट्रस्ट वास्तव में हर वित्तीय वर्ष में दान करते हैं। चुनावी ट्रस्टों को वार्षिक दान 2013-14 में 85.37 करोड़ रुपए मिले। वहीं 2021-22 में यह 487.05 करोड़ रुपए था। योजना की शुरुआत से 2021-22 तक मतलब 9 साल में कुल 2268.6 करोड़ रुपए चुनावी ट्रस्ट के माध्यम से दान दिए जा चुके हैं। वहीं 2017-18 से 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 9,208 करोड़ रुपए का दान मिला। चुनावी ट्रस्ट दानकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए पारदर्शी है। अमूमन किसी विशेष ट्रस्ट का केवल एक योगदानकर्ता और एक लाभार्थी होता है, इसलिए जनता निश्चित रूप से जान सकती है कि कौन किसको धन दे रहा है। उदाहरण के लिए 2018-19 में जनहित इलेक्टोरल ट्रस्ट को वेदांता कंपनी से 2.5 करोड़ रुपए का दान मिला था और ट्रस्ट की वार्षिक योगदान रिपोर्ट के अनुसार पूरी राशि भाजपा को दान कर दी गई थी। दूसरी तरफ चुनावी बॉन्ड योगदानकर्ता और लाभार्थी की जानकारी नहीं बताता। पार्टियां चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त कुल दान के बारे में सूचना देती हैं, लेकिन दान कौन दे रहा है इसका कोई विवरण नहीं देती। सरकार का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता की कमी दानदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किन पार्टियों को कितना मिला और कहां से मिला। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की एक रिपोर्ट में पाया गया कि राजनीतिक दलों के लिए 55% से अधिक फंड चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ही आया था। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ईसीबीसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसीबीसी को पहली बार 2010 में लाया गया था। इसको विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा जारी किया गया था। इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या हैं? केवल एक और तीन, केवल एक और दो, या फिर केवल 2 और 3? अगला प्रश्न है, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि या फिर कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप सीएफई पर कब हस्ताक्षर किया गया था? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, चर्चा में रहा टाइम आउट नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नियम क्रिकेट से संबंधित है। अभी तक इस नियम का प्रयोग नहीं किया गया है। यह पूरे मैच के लिए निर्धारित समय सीमा को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? सभी कथन, केवल एक, केवल 2 या फिर कोई भी कथन सही नहीं है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यानी केवल एक कथन सही है। अगला प्रश्न था, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007, 2005, 2006 या फिर 2008? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2005। मैंने कुछ साल पहले लोकल अखबार में पढ़ा कि गांव के किसी सरपंच को टीबी हो गया था। टीबी होने पर उस सरपंच ने अपने घर से बाहर एक छोटे से कमरे में रहना शुरू कर दिया। वो टीबी और इसके संक्रमण से इतना घबराया हुआ था कि वो अपने किसी भी फैमिली मेंबर से नहीं मिलता था। उसकी अज्ञानता और उचित इलाज के अभाव में उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। हमारे देश में अक्सर टीबी को एक ऐसी बीमारी माना जाता है जिसका कोई इलाज नहीं है और ये भी माना जाता है कि किसी को टीबी हो गया तो वो निश्चित ही मर जाएगा। लेकिन भारत सरकार ने टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने और इसको जड़ से मिटाने के लिए पिछले कई सालों में कई कार्यक्रम चलाए हैं और आज इन्हीं कार्यक्रमों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने हाल ही में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत के टीबी से लड़ने वाले कार्यों की सराहना की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने टीबी के मामलों का पता लगाने में और टीबी कार्यक्रम में कोविड-19 के प्रभाव को उलटने में जबरदस्त प्रगति की है। रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित टीबी मामलों में टीबी ट्रीटमेंट कवरेज भी 80% तक सुधरा है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 19% ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत के प्रयासों के कारण 2015 से
से 2022 तक टीबी की घटनाओं में 16% की कमी आई है, जो पूरी दुनिया में टीबी केसेस में गिरावट की तुलना में लगभग दोगुनी है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में टीबी केसेस में गिरावट की दर 8.7% है। इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2015 से 2022 के दौरान भारत और विश्व स्तर पर टीबी मृत्यु दर में 18% की कमी आई है। आइए समझते हैं टीबी के बारे में। टीबी, जिसे क्षय रोग कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है। टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ये बात सच है। जब पल्मोनरी टीबी से पीड़ित कोई व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है तो वो टीबी के कीटाणुओं को हवा में फैला देता है। अगर पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में कोई व्यक्ति आएगा तो उसको भी टीबी होने की संभावना हो जाएगी। आपको टीबी हुआ तो कैसे पहचानेंगे? पल्मोनरी टीबी के सामान्य लक्षणों में बलगम, कई बार खून के साथ खांसी और सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार, रात को पसीना आना इत्यादि शामिल है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। टीबी की वैक्सीन की बात करें तो बैसिल कैलमेट ग्वेरिन BCG नाम की वैक्सीन टीबी के लिए उपलब्ध है। टीबी एक घातक बीमारी है। वर्ष 2020 से टीबी से कुल 1.5 मिलियन लोगों की मौत हुई है और अनुमानित 10 मिलियन लोग दुनिया भर में टीबी से बीमार हुए। भारत में पूरी दुनिया की तुलना में टीबी के ज्यादा मामले आते हैं। भारत में लगभग 26 लाख लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और लगभग 4 लाख लोग हर साल इस बीमारी से मरते भी हैं। भारत में टीबी को हराने के लिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य देश से 2025 तक टीबी का खात्मा करने का है। वहीं सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टीबी को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। आपको बता दें कि टीबी के खिलाफ देश की लड़ाई में तेजी लाने और वर्ष 2025 तक टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसके तहत आप किसी टीबी मरीज को गोद भी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कर दिया है कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला उसका आदेश केवल NCR में ही नहीं बल्कि पूरे देश पर लागू होता है। दरअसल न्यायमूर्ति AS बोपन्ना और न्यायमूर्ति MM सुंदरेश की पीठ एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में राजस्थान सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि राजस्थान सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हमारा आदेश राजस्थान राज्य सहित देश के हर राज्य पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि राजस्थान भी इन प्रतिबंधों को मानेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा कि न केवल त्योहारी सीजन के दौरान बल्कि उसके बाद भी वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चलिए समझते हैं देश में किस तरह के पटाखों को अनुमति मिली है, पटाखे वास्तव में किससे बने होते हैं और बेरियम जैसे केमिकल पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। देखिए, पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश नए नहीं हैं। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों और कम उत्सर्जन वाले पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने लड़ी वाले पटाखों के निर्माण और बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही पटाखों में बेरियम के उपयोग पर भी रोक लगा दी थी और कहा था कि पटाखों का शोर एक मानक स्तर के अंदर ही होना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में भी अपने इसी आदेश को दोहराया। फिर बीच का रास्ता निकालने के लिए पटाखा निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। पटाखा निर्माताओं ने ग्रीन पटाखों में बेरियम मिलाकर और थोड़े बहुत बदलाव करके पटाखों को बनाने की परमिशन मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। फिर 2020 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने NCR में ग्रीन पटाखों सहित सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि केवल उन शहरों और कस्बों में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाएगी जहां हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। आइए अब समझते हैं पटाखा किससे बनता है। पटाखों में आमतौर पर 4 प्राथमिक तत्व होते हैं: ऑक्सीडाइजर, फ्यूल, रंग भरने वाले एजेंट और बाइंडर। पटाखे में आग पकड़ने के लिए ऑक्सीडाइजर की आवश्यकता होती है। फ्यूल आग को बनाए रखता है। रंग एजेंट इसे रंग और चमक देते हैं, जबकि बाइंडर इस मिश्रण को तब तक बांधे रखता है जब तक कि पटाखा पूरी तरह से जल न जाए। यहीं पर आपको समझना होगा कि SC ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम को क्यों रेस्ट्रिक्ट किया। दरअसल बेरियम जैसे केमिकल पटाखों में रंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनसे व्यक्ति का रंग खराब हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि इनसे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत गंभीर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जलन, स्किन एलर्जी, सांस लेने में दिक्कत और यहाँ तक कि कैंसर।
और भी केमिकल होते हैं जिनके कारण पटाखों में अलग अलग रंग निकलते हैं। जैसे पटाखे में अगर सफ़ेद रंग निकालना हो तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम के द्वारा ये उत्सर्जित होता है, जबकि नारंगी रंग कार्बन या लोहे के माध्यम से उत्सर्जित होता है। इसी तरह पीला रंग सोडियम के यौगिकों के कारण, जबकि नीले और लाल रंग तांबे के यौगिक और स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण निकलते हैं। हरे रंग के लिए जिम्मेदार केमिकल बेरियम मोनोक्लोराइड या बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोरेट होता है। आइए अब जल्दी से समझते हैं कि ग्रीन पटाखे हैं क्या। भारत में एक संस्था है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। इसी संस्था ने ग्रीन पटाखे बनाए थे। ग्रीन पटाखों का ऐसा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इनमें हानिकारक केमिकल्स नहीं होते। ग्रीन पटाखे कम हानिकारक केमिकल का उत्सर्जन करते हैं और साथ में वाटर पेपर भी छोड़ते हैं जो धूल को दबाने का काम करती है। ऐसे पटाखों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: श्वास, सफल और स्टार। इन्हें CSIR द्वारा विकसित किया गया है। श्वास का मतलब क्या है? श्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीजर, और इसमें एक छोटी पानी की थैली होती है जो पटाखा फोड़ने पर वाष्प के रूप में निकलती है। इससे वातावरण की धूल दब जाती है। स्टार का मतलब सेफ थर्माइट क्रैकर। इसका मतलब क्या है? इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता और इसके फूटने पर कम शोर होगा और कम पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। वहीं सफल का मतलब है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम का न्यूनतम उपयोग होता है और इसके स्थान पर मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। यह भी पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम शोर करता है। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। UPSC के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। जहरीली हवा से जूझ रही दिल्ली ने वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए सारे उपाय टेस्ट करके देख लिए। दिल्ली में ग्रैप 1 से लेकर ग्रैप 4 तक के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। सरकार ने ऑड इवन फॉर्मूला भी लगा के देख लिया। एंटी स्मोक गन से पानी की बूंदों का छिड़काव भी हो रहा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाने पर प्रतिबंध भी लग चुका है। पटाखों पर भी बैन लग ही चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली की हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब दिल्ली की सरकार ने बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बारिश तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आर्टिफिशियल रेन की संभावना तलाशने के लिए IIT कानपुर के विशेषज्ञों से मुलाकात की। वैज्ञानिकों ने बताया कि आर्टिफिशियल रेन का प्रयास केवल तभी किया जा सकता है जब हवा में या वातावरण में नमी हो। नमी से ही बादल बनते हैं और दिल्ली में ऐसी स्थिति 20 से 21 नवंबर के आसपास तक हो सकती है। इसलिए दिल्ली में 20-21 नवंबर तक आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक भारत में सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन की कोशिश 1951 में टाटा फॉर्म के द्वारा पश्चिमी घाट इलाके में की गई थी। इसके बाद भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में आर्टिफिशियल रेन का प्रयास किया जा चुका है। हालांकि इन राज्यों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन के लिए क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल रेन में एक हवाई जहाज के द्वारा बादलों में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस या क्लोराइड जैसे केमिकल्स को इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। मतलब बादलों में केमिकल्स के बीज डाले जाते हैं। इससे बादल सघन और भारी हो जाते हैं और संघनित होकर बारिश में बदल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश होती ही होती है। क्लाउड सीडिंग के बाद भी बारिश की संभावना 60 से 70% की ही होती है। कास्ट बेस्ड जनगणना के आंकड़ों के जारी होने के कुछ ही दिन बाद बिहार सरकार ने एक बहुत बोल्ड फैसला लिया है। दरअसल बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। चलिए बिहार में आरक्षण की गणित को समझते हैं। नए प्रस्ताव के मुताबिक ओबीसी को 18%, ईबीसी को 25%, अनुसूचित जाति को 20% और अनुसूचित जनजाति को 2% कोटा मिलेगा। इससे पहले क्या सिचुएशन थी? इसके पहले ओबीसी को 8%, ईबीसी को 12%,
जबकि अनुसूचित जाति को 14% और अनुसूचित जनजाति को 10% कोटा मिलता था। इसी के साथ सामान्य वर्ग के गरीबों और महिलाओं को 3-3% आरक्षण भी मिलता था। सरकार ने बताया, चूंकि बिहार में कुल आबादी में एसटी आबादी 2% से कम है, इसलिए इसका कोटा घटाकर 2% कर दिया है। और चूंकि महिलाओं के पास नौकरियों में 35% कोटा है, इसलिए महिलाओं को मिलने वाला 3% कोटा खत्म कर दिया गया है। इसी तरह चूंकि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% ईडब्ल्यूएस कोटा पहले से है, इसलिए मौजूदा बिल में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। इस तरह ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा को अगर जोड़ दिया जाए तो बिहार में कुल आरक्षण अब प्रभावी रूप से 75% तक होगा। चलिए ये भी जान लेते हैं कि भारत में आरक्षण की क्या स्थिति है और किस राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण मिल रहा है। इसे समझने के पहले आपको फिर इंदिरा साहनी मामले का पता लगाना होगा। आइए बताते हैं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी फैसले में शिक्षा और रोजगार में मिलने वाले आरक्षण पर 50% की सीमा तय की थी। मतलब राज्य जितना चाहे आरक्षण दे, लेकिन आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हालांकि जुलाई 2010 के एक अन्य फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण देने की अनुमति सशर्त दी। हालांकि अदालत ने यह शर्त रखी कि राज्य चाहें तो 50% से अधिक जातिगत आरक्षण बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य को वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। तमिलनाडु में इंदिरा साहनी मामले के पहले से ही 1989 से ही 69% आरक्षण लागू है। वहीं कुछ राज्यों में हाल के वर्षों में इस सीमा को बढ़ाया गया है, जिन्हें अदालती चुनौती का सामना करना पड़ा है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे कई राज्यों ने 50% की आरक्षण की सीमा से अधिक वाले कानून पारित किए हैं और ये सभी कानून न्यायालयों में चुनौती के अधीन हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन किया था। इसके तहत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। तर्क के साथ कमेंट करके बताइए कि आरक्षण पर आपकी क्या राय है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, पटाखे को हरा रंग देने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेरियम मोनोक्लोराइड। दूसरा सवाल है, टीबी के लिए जिम्मेदार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ईसीबीसी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईसीबीसी को पहली बार 2010 में लाया गया। इसको विद्युत मंत्रालय के ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई द्वारा जारी किया गया था। इस कोड को जून 2017 में अपडेट किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल एक और तीन, केवल एक और दो या फिर केवल दो और तीन? सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल दो और तीन। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि या कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप सीएफई पर कब हस्ताक्षर किया गया? 1990, 91, 92 या फिर 93? सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए 1990। दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर दिन कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाती है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम है IXCHIK। इस वैक्सीन को यूरोप की वल्नेवा ने विकसित किया है। हालांकि अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन USFDA ने वैक्सीन को 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए ही मंजूरी दी है। अमेरिका में मंजूरी से उन देशों में वैक्सीन के रोल आउट होने की गति को बढ़ावा मिलने की संभावना है जहां चिकनगुनिया एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा है। USFDA ने इस बीमारी को एक उभरता हुआ वैश्विक स्वास्थ्य खतरा कहा है। चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होने वाली एक वायरस संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है। चिकनगुनिया बीमारी अर्बो वायरस के कारण होता है जो कि अल्फा वायरस परिवार का माना जाता है। चिकनगुनिया का प्रसार आमतौर पर दिन के समय में और घर के बाहर होता है क्योंकि इसी समय यह मच्छर बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं। मच्छर के काटने के 3 से 7 दिनों के भीतर चिकनगुनिया की शुरुआत हो जाती है। इस वायरस संक्रमण में तेज बुखार, जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द उठता है। अभी तक इस बीमारी की कोई दवा, वैक्सीन या इलाज नहीं था। इस बीमारी के इलाज लक्षणों के आधार पर किए जाते थे। इस बीमारी के भौगोलिक प्रसार की बात करें तो यह बीमारी अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है। यह देखा गया है कि यह रोग उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में ज्यादा आम है। लेकिन USFDA ने इस बीमारी को एक उभरता हुआ वैश्विक स्वास्थ्य खतरा कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि चिकनगुनिया वायरस ऐसे नए भौगोलिक क्षेत्रों में भी फैल रहा है जहां पहले यह नहीं फैला करता था।
इस वजह से इस बीमारी का वैश्विक प्रसार बढ़ गया है। यूएस एफडीए ने बताया कि पिछले 15 साल में चिकनगुनिया के 50 लाख से ज्यादा मामले पाए गए। एफडीए ने यह भी कहा कि चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से गंभीर बीमारी और लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आज धनतेरस है और भारत हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के मौके पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाता है। 2023 में आयुर्वेद दिवस की थीम है एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। इसकी टैगलाइन है हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद। यह पहल 2016 में आयुर्वेद को मुख्यधारा में लाने के मकसद से शुरू की गई थी। आइए समझते हैं कि आयुर्वेद क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं और यह आयुर्विज्ञान से कैसे अलग है। देखिए, आयुर्वेद आयु और वेद शब्द से मिलकर बना है। इस प्रकार आयुर्वेद शब्द का अर्थ हुआ जीवन का ज्ञान। यह एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जिसकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती हैं। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। भारत के साथ नेपाल और श्रीलंका में भी आयुर्वेद का अत्यधिक प्रचलन है। अब जल्दी से समझते हैं कि आयुर्वेद के मेन कॉन्सेप्ट क्या हैं। आयुर्वेद ग्रंथों के हिसाब से शरीर में 3 तत्व हैं जिनके डिसबैलेंस से आपको कोई बीमारी हो सकती है। ये तत्व कौन से हैं? ये तत्व हैं वात, पित्त और कफ। इसको आयुर्वेद में त्रिदोष कहा जाता है। मतलब अगर शरीर में इनका संतुलन बिगड़ा तो आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। जैसे गठिया या अर्थराइटिस को आयुर्वेद में वात तत्व के डिसबैलेंस से जोड़ा गया है और इस बीमारी के ट्रीटमेंट में वात दोष को ठीक किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि आयुर्वेद के फायदे क्या हैं। देखिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ, पौधों, फलों और फूलों आदि से तैयार की जाती हैं, इसलिए सस्ती हैं और कहा जा सकता है कि यह चिकित्सा पद्धति नेचर के बहुत ज़्यादा करीब है। व्यावहारिक रूप से आयुर्वेदिक दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते और बहुत से क्रॉनिक डिजीज में यानी पुरानी बीमारियों में आयुर्वेद विशेष रूप से इफेक्टिव है। आयुर्वेद न केवल बीमारी का इलाज करता है बल्कि बीमारियों को रोकता भी है। आयुर्वेद कितना इंपॉर्टेंट है ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फरवरी 2022 में केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी की आंखों की गंभीर और पुरानी समस्या केरल के एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक ठीक कर दी गई। आपको बता दें कि आयुर्वेद से मिलता जुलता एक शब्द है आयुर्विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसका रिलेशन मानव शरीर को निरोग रखने, बीमारी को खत्म करने या बीमारी को कम करने तथा उम्र बढ़ाने से है। आयुर्वेद आयुर्विज्ञान से इस तरह अलग है कि आयुर्वेद में वैज्ञानिक विधि का अभाव है, जिस कारण भारतीय चिकित्सक संघ और अन्य चिकित्सक आयुर्वेद को छद्म विज्ञान यानी शूडो साइंस या आद्य विज्ञान यानी प्रोटो साइंस मानते हैं। अब आयुर्वेद की कुछ कमियों पर बात कर लेते हैं। आयुर्वेद में बीमारी का तुरंत इलाज नहीं मिलता। कई केसेस में इसकी दवाइयां सालों लेनी पड़ती हैं। कैंसर, डिमेंशिया जैसी जटिल बीमारियों का कोई पुख्ता इलाज अभी तक साबित नहीं है। सर्जरी जैसी सिचुएशन में लोगों का भरोसा अभी आयुर्वेद में नहीं बना है। कुल मिलाकर आयुर्वेद में अभी लोगों को वो भरोसा नहीं है जो कि एलोपैथ में है। लेकिन भारत सरकार आयुर्वेद की पोटेंशियल और इम्पोर्टेंस को जानती है, इसलिए इस चिकित्सा प्रणाली को लगातार बढ़ावा और समर्थन दे रही है। सरकार का प्रयास है कि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा शोध हों और इसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति से भी जोड़ा जाए। इसके अलावा इस स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली को संरक्षित करने के लिए आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्ज्ञान योजना, आयुर स्वास्थ्य योजना और चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना सहित कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आयुर्वेद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में योगदान देने की काफी संभावनाएं हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQIS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता शुरू हो गई है। 2+2 बैठक में भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेतृत्व किया। वहीं अमेरिका का नेतृत्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने किया। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से दोनों देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि 2018 से अमेरिकी नेताओं के साथ हर साल 2+2 डायलॉग आयोजित की जाती हैं। आइए समझते हैं 2+2 बैठकें क्या होती हैं और इनके पीछे क्या तर्क होता है। 2+2 बैठक का मतलब होता है कि दो देशों के 2 उच्च स्तरीय प्रतिनिधि बैठक का हिस्सा बनेंगे।
सामान्यतः विदेश और रक्षा विभागों को संभालने वाले मंत्रियों की भागीदारी इसमें होती है। इसका मकसद उनके बीच बातचीत के दायरे को बढ़ाना होता है। ऐसी बैठकों में मजबूत रणनीतिक संबंध बनाने के लिए दोनों देशों के राजनीतिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है और द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के लिए दूरगामी निर्णय लिया जाता है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या अमेरिका ही भारत का 2+2 भागीदार है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस के मंत्रियों के साथ भी 2+2 बैठकें की हैं। हाँ, लेकिन अमेरिका भारत का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण 2+2 वार्ता भागीदार है। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच पहली 2+2 वार्ता ट्रंप प्रशासन के दौरान हुई, जब तत्कालीन विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो और तत्कालीन रक्षा सचिव जेम्स मैटिस ने 2018 में नई दिल्ली में दिवंगत सुषमा स्वराज और तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। पिछले कुछ वर्षों में 2+2 डायलॉग से रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों में भारत के लिए ठोस और दूरगामी परिणाम पैदा हुए हैं। जैसे तेजी से आक्रामक हो रहे चीन के संदर्भ में अमेरिका और भारतीय सेनाओं के बीच सहयोग के तंत्र को मजबूती मिली है। भारत और अमेरिका ने गहरे सैन्य सहयोग के लिए बुनियादी समझौते की एक तिकड़ी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी शुरुआत 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ से हुई। इसके बाद 2018 में पहले 2+2 संवाद के बाद संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, जिसे कोमकासा कहते हैं, ये हुआ और फिर 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका भी साइन हुआ। इसी प्रकार जापान के साथ व्यापार और सुरक्षा की बातें की जाती हैं और रूस के साथ सुरक्षा और ऊर्जा हितों को ध्यान में रखते हुए 2+2 डायलॉग किया जाता है। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। ये कहावत आजकल इजराइल पर सही बैठ रही है। दरअसल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने और फिलिस्तीनी क्षेत्र को पूरी तरह से कंट्रोल करने के पीछे और कुछ नहीं बल्कि इजराइल की एक साजिश है और यह साजिश एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को हासिल करने से रिलेटेड है। इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में कई दशकों से बात की जा रही है, लेकिन इसके लिए एक क्षेत्र में शांति और राजनीतिक स्थिरता एक आवश्यक शर्त है और इसी वजह से इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना चाहता है। खैर, इजराइल की मंशा पर हम बात नहीं करेंगे। हमारी दिलचस्पी चर्चा में आई इस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के बारे में जानने की है। आइए पता करते हैं ये अपॉर्चुनिटी क्या है। दरअसल यह एक नहर परियोजना है। आप स्क्रीन पर आ रहे मैप को देखिए। इजराइल का प्लान है नेगेव रेगिस्तान के माध्यम से अक्काबा की खाड़ी, लाल सागर होते हुए पूर्वी भूमध्य सागरीय तट तक एक नहर बनाई जाए। आपको बता दें कि नेगेव रेगिस्तान इजराइल के कंट्रोल में है। यह नहर मिस्र के कंट्रोल वाली स्वेज नहर का एक विकल्प बनेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम है बेन गुरियन नहर परियोजना। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का वैश्विक व्यापार और भू राजनीति पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, इस नहर की कल्पना पहली बार 1960 के दशक में की गई थी। अगर यह परियोजना पूरी हो जाती है तो यूरोप और एशिया के बीच के रास्ते पर मिस्र का एक अधिकार खत्म हो जाएगा। इस परियोजना की इंपॉर्टेंस तब और समझ में आएगी जब हम स्वेज नहर के फायदे और कमियां को जान लें। देखिए, 193 किलोमीटर लंबी, 205 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी स्वेज नहर 1869 में खुली। जैसे ही इस नहर का ऑपरेशन चालू हुआ, इस नहर ने वैश्विक समुद्री व्यापार में क्रांति ला दी। इसके कारण इतिहास में पहली बार यूरोप और एशिया के बीच यात्रा करने वाले जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर घूमकर नहीं जाना पड़ा। इस नहर ने लंदन और बॉम्बे के बीच की दूरी को 41% से अधिक कम कर दिया। वर्तमान की बात करें तो 2022-23 में लगभग 26,000 जहाजों ने स्वेज नहर को पार किया, जो वैश्विक शिपिंग का लगभग 13% है। हालांकि इस नहर के अपने मसले भी हैं। पहला, यह नहर दुनिया के सबसे बड़े शिप ट्रैफिक जाम को क्रिएट करती है। मार्च 2021 में एक मालवाहक जहाज एवर गिवन नहर में फंस गया था। इसकी वजह से एक सप्ताह से ज्यादा समय तक ये रास्ता ब्लॉक रहा। यह अनुमान लगाया गया था कि ट्रैफिक जाम के कारण हर दिन लगभग $9.6 बिलियन का नुकसान हुआ। इसके अलावा इस जलमार्ग पर मिस्र के नियंत्रण के कारण लगभग 70 वर्षों से संघर्ष होते रहे हैं। जैसे 1956 में राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा नहर का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया। निर्णय लेने के बाद युद्ध छिड़ गया और ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने नियंत्रण हासिल करने के लिए मिस्र पर हमला किया। हालांकि इसके बाद भी मिस्र ने नहर पर कंट्रोल बनाए रखा। स्वेज नहर 1967 और 1973 के अरब इजराइल युद्धों का भी केंद्र बिंदु था और यह 1967 से लेकर 1975 तक बंद रहा।
निस्संदेह यह नहर मिस्र की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 वित्तीय वर्ष में मिस्र के सुएज नहर प्राधिकरण का टोल राजस्व 9.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह मिस्र की जीडीपी का लगभग 2% है। तो अगर दुनिया को सुएज नहर का एक विकल्प मिला तो बहुत सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब सोच रहे होंगे आप कि अभी तक इसको बनाया क्यों नहीं गया? इजराइल को नहर बनाने से किसने रोका है? देखिए, बेन गुरियन नहर परियोजना ऑन पेपर अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 100 बिलियन डॉलर से अधिक हो सकती है और इससे कम लागत में सुएज नहर को चौड़ा किया जा सकता है और इसकी यातायात समस्या को हल किया जा सकता है। लागत के अलावा बेन गुरियन नहर की लंबाई सुएज नहर से 100 किलोमीटर अधिक है। अगर यह बन भी जाए तो कई जहाज सुएज नहर के छोटे रास्ते से ही जाना पसंद करेंगे और फिर भी यह अगर बन जाती है तो हमास या अन्य आतंकवादी संगठन के निशाने पर यह हमेशा बनी रहेगी। कुल मिलाकर नहर के निर्माण में तार्किक, राजनीतिक और वित्त पोषण संबंधी चुनौतियां हैं और वर्तमान स्थिति इसे काफी हद तक काल्पनिक बनाती है। कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे नहर को बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। चिकनगुनिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन का नाम IX चिक है। चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होने वाली एक वायरस संक्रामक बीमारी है। यह रोग सिर्फ उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। उपरोक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या फिर सभी? दूसरा प्रश्न है, लिमुआ, कॉमकासा और बेका जैसे समझौते भारत ने किस देश के साथ किए हैं? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर रूस? आइए देखें, पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल है, पटाखे को हरा रंग देने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट या फिर बेरियम मोनोक्लोराइड? सही जवाब है ऑप्शन डी, बेरियम मोनोक्लोराइड। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, टीबी के लिए जिम्मेदार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।